हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 की विविध प्रश्नावली। ये जो चैप्टर है मैंने आपको वन शॉट लेक्चर में भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए थे। तो भैया जिसने नहीं देखा है पहले वो देख लेना, आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी हैं जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हो, याद रख सकते हो, जो फॉर्मूले वगैरह है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से देखो, पूरी क्लास 11th में जो सबसे छोटी और सबसे आसान विविध प्रश्नावली है वो है चैप्टर नंबर 11 की। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष हैं ए, बी और सी। ये 3 शीर्ष के निर्देशांक हमें बताए गए और बोला गया है कि अगर ये 3 शीर्ष हैं तो चौथे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहला शीर्ष ए है, दूसरा बी, तीसरा सी, जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, और जो चौथा शीर्ष है उसे मैंने डी मान लिया और उसके निर्देशांक मैंने माने कि एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें पहले लिखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा, माना चौथा निर्देशांक डी है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि माना चौथा शीर्ष डी है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स वाई जेड, ये मान लिया। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो आप पहले। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक विकर्ण खींचता हूँ सर, ठीक है, ये विकर्ण हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये विकर्ण। चलिए मैं क्या करता हूँ ना, एक और दूसरा विकर्ण भी खींच देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये इसका दूसरा विकर्ण हुआ सर। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जितना बड़ा टुकड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, है ना। यानी कि AC का मध्य बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, और इसी तरह से जितना बड़ा टुकड़ा ये होगा उतना ही बड़ा टुकड़ा ये होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो BD है उसका भी मध्य बिंदु यही है। मान लो अगर मैं इस बिंदु को E बोल दूं, है ना, मैं इस बिंदु को अगर E बोल दूं, तो कहने का मतलब है E जो है वो AC का भी मध्य बिंदु है, BD का भी मध्य बिंदु है। क्यों है? क्योंकि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं सर। आई बात समझ में, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। ठीक, तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाओ और ये आराम से हो जाएगा। तो पहले मैं इतना लिख लेता हूं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिख लिया कि हमें ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि जो BD का मध्य बिंदु होगा वही AC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इस चीज को लिख देता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, BD का मध्य बिंदु बराबर AC का मध्य बिंदु। अब देखो जरा ध्यान से, जो BD है सर, जो BD है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है BD, जो इसका मध्य बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे? ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक मैंने आपको बताए थे कि भैया सेक्शन फॉर्मूला भले हट चुका है लेकिन कुछ पोर्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में वन शॉट लेक्चर में बताया था कि मध्य बिंदु आप कैसे निकालते हो। मान लो ये जो मध्य बिंदु है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। यानी कि जिस रेखाखंड का वो मध्य बिंदु है उसके एंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ो, डिवाइड बाई 2 कर दो, एक्स निर्देशांक मिल जाएगा। ऐसे y1 + y2 डिवाइड बाई 2 करो, y निर्देशांक मिल जाएगा मध्य बिंदु का। और दोनों ये z जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, z निर्देशांक मिल जाएगा। मतलब BD का x निर्देशांक कैसे मिलेगा, x + 1 डिवाइड बाई 2। कैसे मिलेगा इसका, x + 1 डिवाइड बाई 2, है ना। चलो y निर्देशांक कैसे मिलेगा, y + y1। ठीक है ना, मतलब y1 + y2। अब y1 तो y ही है, y2 कितना है सर, 2 है, डिवाइड बाई 2। ऐसे ही इसका z निर्देशांक कैसे मिलेगा, z -4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि वहाँ पे -4 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बराबर। अच्छा, AC का मध्य बिंदु कैसे मिलेगा सर? AC देखो ये है, तो इसके लिए x1 x2 ये समझ लो ना। तो 3 - 1 डिवाइड बाई 2, 3 - 1 डिवाइड बाई 2 ये x निर्देशांक हुआ। और यहाँ पर -1 + 1 डिवाइड बाई 2, -1 + 1 डिवाइड बाई 2 ये y निर्देशांक हो गया सर। और Z1 Z2 यानी कि 2 + 2 डिवाइड बाई 2 ये Z निर्देशांक हो गया। अब आपको पता है कि ये और ये सेम होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का एक ही मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, y वाली चीज़ y के बराबर होगी और z वाली चीज़ z के बराबर होगी। सीधी सी बात है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि भैया देखो, यहाँ से हमें सिंपली पता लगता है कि यहाँ पर क्या है, x + 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे x की जगह क्या है, 3 - 1 डिवाइड बाई 2, ये इसके बराबर होना चाहिए। वाह, यहाँ पर क्या है सर, y + 2
डिवाइड बाई 2, ये y इस y के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है -1 + 1 डिवाइड बाई 2 है ना, तथा z निर्देशांक z के बराबर होना चाहिए, यानी कि z - 4 डिवाइड बाई 2 बराबर होना चाहिए 2 + 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक। अब देखो यार, यहाँ से 2 से 2 उड़ा दो तो x + 1 = कितना है, 3 में से 1 क्या 2 है सर। x + 1 बराबर 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 में से 1 घटाओ 1 बचेगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 + 1 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2 उधर जाएगा, 0 - 2 यानी -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई सर। और इसी तरह से यहाँ से आप देखें तो ये कट गया, तो z की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, 2 + 2 4 और ये 4 प्लस में जाएगा, 4 और 4 8। ठीक है, तो यहाँ से आ गया। तो इसका मतलब जो चौथा बिंदु था D, जिसके निर्देशांक हमने बोले था x, y एंड z होंगे, है ना, वो कैसा दिखेगा सर, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है -2 और z की वैल्यू क्या है सर 8। ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, देखो कितना आसान सा सवाल था, इसलिए मैंने कहा कि सबसे आसान प्रश्नावली जो है वो ये वाली है। ठीक है, पहला समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की। ये रहा आपके सामने इसका सेकंड क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इतना, इतना तथा इतना है। त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो त्रिभुज ABC है, A हमें बताया गया, B हमें बताया गया, C भी हमें बताया गया, हमें माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है सर। तो माध्यिकाएं क्या होती हैं, माध्यिकाएं क्या होती हैं, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, और मतलब सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, इसे हम बोलते हैं माध्यिका। मतलब कि क्या, कि अगर मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है, मान लो इसको मैं बोलता हूँ P, अगर मैं पॉइंट P कंसिडर कर रहा हूँ कि ये BC का मध्य बिंदु है, मतलब जितना BP है उतना ही CP है ना, मध्य बिंदु है अगर AP, मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे AP क्या है, माध्यिका है ना। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। हमें एक माध्यिका यहाँ मिलेगी, इसकी लंबाई निकालनी है। इसी तरह से सर अगर मैं C वाले शीर्ष से यहाँ पे सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु मिला दूँ, मान लो इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का जो मध्य बिंदु है वो मान लो R है मान लो, ठीक है, तो हमें CR निकालना है। इसी तरह से सर, इसी तरह से अगर मैं मान लो यहाँ पर ठीक है, फिर से एक माध्यिका खींचूँ, है ना, मान लो ये बिंदु Q है, जहाँ पे BQ क्या हो गई, माध्यिका हो गई, यानी कि ये वाला टुकड़ा इसके बराबर है। तो मुझे इन माध्यिकाओं की, तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयाँ निकालनी है ना। माध्यिकाएं जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं, तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड यानी केंद्रक। केंद्रक के निर्देशांक वगैरह क्या होता है हमने बताया हुआ, मतलब मैंने बताया हुआ, और अभी एक क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा। अभी खैर केंद्रक का यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा मैं, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे माना पहली माध्यिका क्या है सर, AP, फिर क्या है सर, कौन सी माध्यिका है अपने पास, BQ, ठीक है, तथा तीसरी माध्यिका क्या हो गई सर, CR, तथा CR माध्यिकाएं हैं। ठीक है, माना ये माध्यिकाएं हैं। अब देखो, अब हम क्या बोलेंगे, हम इसका मतलब ये एक एक करके बात करते हैं। किसी एक माध्यिका को सेलेक्ट करो, मान लो मैंने AP को सेलेक्ट किया, तो अगर AP माध्यिका है तो P क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब जैसे P की बात कर रहा हूँ तो P जो है वो BC का मध्य बिंदु होगा। किसका मध्य बिंदु होगा सर, P BC का मध्य बिंदु है ना, P BC का मध्य बिंदु है सर। और अगर यह मध्य बिंदु है, इसका मतलब सर, इसका मतलब P के निर्देशांक क्या होंगे सर, है ना, P के निर्देशांक निकाल लो। अगर P के निर्देशांक आपको पता लग जाएंगे, सोचो मैं आपको P के निर्देशांक बता दूंगी क्या क्या है, तो जाहिर सी बात है ना सर, A पता है, P के निर्देशांक पता लग जाएंगे, सीधा सीधा दूरी सूत्र लगाओगे AP मिल जाएगा, है ना, बहुत आसान चीज़ है। तो कैसे निकालोगे, P क्योंकि इसका मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 x2 जोड़ो, यानी एंड पॉइंट के x निर्देशांक जोड़ दो,
और उसको आधा कर दो, x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इस तरह से y, इस तरह से z। तो यानी कि 0 + 6 डिवाइड बाई 2, 0 + 6 डिवाइड बाई 2 कर दोगे सर, आपको x निर्देशांक मिल जाएगा, है ना। और y1 + y2 डिवाइड बाई 2 करोगे, यानी 4 + 0, कितना, 4 + 0 डिवाइड बाई 2, आपको y निर्देशांक मिल जाएगा। ऐसे ही 0 + 0 डिवाइड बाई 2, जो कि 0 ही रहना है, बट लिख के दिखा रहा हूँ मैं ऐसे, है ना। यहाँ से आपको z निर्देशांक मिल गया, किसका सर, p के निर्देशांक मिल गए। तो यहाँ से p के निर्देशांक कितने आ गए, 6 डिवाइड बाई 2 3 होता है, 4 डिवाइड बाई 2 2 होता है, और ये तो 0 हो गया सर, है ना। तो मतलब आपको p के निर्देशांक पता लग गए, क्या क्या पता लगा, 3 2 0, कितना पता लग गया, 3, ठीक है। x निर्देशांक कितना हो गया, 3, इसका y निर्देशांक कितना हो गया, 2, और इसका z निर्देशांक कितना हो गया सर, 0। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब देखो, अब जैसे इतना पता लगा, पहले AP निकाल लो, है ना, बाकी चीज़ हम बाद में करेंगे। यानी AP की लंबाई सर, है ना, AP की लंबाई देखो, एक आध बार फॉर्मूला लिख देना चाहो तो, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से अब क्या हो जाएगा, देखो x2 - x1 का स्क्वायर, सिर्फ AP पे फोकस करना है आपको, है ना। बस दो बिंदु पता है, रेखाखंड की लंबाई निकालनी है। माध्यिका एक रेखाखंडित होता है। 0 - 3 का स्क्वायर, है ना, 0 - 3 का स्क्वायर, x2 - x1 हो गया, y2 - y1 यानी 0 - 2 का स्क्वायर। बहुत आसान आसान सी चीज़ें दी गई है ना यहाँ पे, ठीक है। 6 - 0 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। यहाँ तक कुछ ऐसा हार्ड तो नहीं है सर, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, देखो 0 - 3 यानी कि इसका स्क्वायर करोगे 9 मिल जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे 4 मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 36 मिल जाएगा, है ना। 6 - 0 6 ही तो होता है। तो 36 और 4 40 और 9 49, यानी √49 है। √49 कितना होता है सर, 7 यूनिट, है ना। तो 7 इकाई या फिर 7 यूनिट्स आ गया। आगे बात समझ में, इकाई मतलब है जो भी यूज हुआ है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है। तो ये AP पता लग गया आपको। यहाँ से एक माध्यिका की लंबाई तो पता लग गई, लेकिन अपने पास 2 और माध्यिकाएं हैं, टोटल 3 थी। BQ की बात कर लेते हैं। BQ कैसे निकालोगे सर, BQ के लिए क्या करना है, सेम चीज़ आपको करनी है, BQ के लिए भी सेम चीज़ करनी है, ठीक है। तो अब मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं सीधा सीधा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपको भी समझ में आ जाएगा। इसको पहले थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा, अलग कलर ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, B के निर्देशांक, सॉरी क्या है वो, Q, BQ है ना, B तो पता है, Q के निर्देशांक, है ना, Q के निर्देशांक। अब मैं लिख नहीं रहा कि भाई Q मध्य बिंदु है, ढिंका फलाना, अब इसी तरह से ना, ऐसे आप लिख दो इसी प्रकार, एक चीज़ में लिख दिया ना, वो वैसे वैसे सारे पार्ट हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा सब कुछ लिखोगे तो, है ना। इसी प्रकार Q के निर्देशांक यानी कि क्या हो जाएंगे सर, Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो जरा सीधा सीधा करना, ठीक है। Q जो है, ध्यान से देखना, Q जो है वो AC का मध्य बिंदु है। Q किसका मध्य बिंदु हुआ सर, AC का। तो मतलब A और C के बिल्कुल बीच में है ये। तो यानी A का x देखो और B का C का x देखो, A और B नहीं, सॉरी A और C, ठीक है। तो 0 + 6 डिवाइड बाई 2, है ना, 0 + 6 डिवाइड बाई 2 सीधा सीधा कितना हो गया, 3 हो गया सर, है ना। या लिख के दिखाई देता हूँ चलो, है ना, 0 + 6 डिवाइड बाई 2, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, ये कैलकुलेशन एक बार में कर लेते हैं, बस यहाँ मैं लिख देता हूँ Q जो है वो AC का मध्य बिंदु है ना। बाकी बच्चा समझ जाएगा मैंने कैसे निकाला इसको, ये लिख देता हूँ मैं, मध्य बिंदु है, ताकि बहुत सारा टाइम ना लगे, नहीं तो ऐसे दोबारा कौन कैलकुलेट करे, सीधा यहीं पे आंसर लिखते हैं ना। 0 + 6 डिवाइड बाई 2 3 हो गया सर, 0 + 0 डिवाइड बाई 2 0 हो गया सर, 6 + 0 डिवाइड बाई 2 3 हो गया सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर जैसे ही इतना निकला मेरे पास, तो क्या अब मैं BQ निकालने के काबिल हो गया हूँ, हाँ, ठीक है, मैं BQ निकाल सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला एक बार लिख चुके सवाल में, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, Q कितना आया, Q कितना आया सर अपने पास, 3 0 3 3 0 3। तो इसको x2 y2 z2 मानो, इसको x1 y1 z1। तो x2 - x1 यानी 3 - 0 का स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये,
ठीक है, और 0 माइनस 4 का स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और z2 माइनस z1 यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? अब देखो ये कितना आएगा, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 3 में से 0 गया, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे स्क्वायर करोगे 16 मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करोगे 9 मिल जाएगा, है ना। तो 16 और 9 25 और 9 34, यानी कि √34 यूनिट। कितना आ गया? √34 यूनिट यानी इकाई। किसकी वैल्यू आ गई सर? दूसरी माध्यिका जो BQ थी, है ना। तो अब तक हम क्या कर चुके हैं? 2 माध्यिकाओं की वैल्यू निकाल चुके हैं, है ना। एक जो माध्यिका AP थी, है ना, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक। और दूसरा क्या सर? दूसरा जो दूसरी वाली माध्यिका यानी कि BQ है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अच्छा, अब जो तीसरी माध्यिका है सर, वो यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब ये मैं किस कलर से करूँ? येलो से ही कर देता हूँ, है ना। मतलब इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो RAB का मध्य बिंदु है ना, क्योंकि हमने माध्यिका बोला है ना ऊपर CR को, तो RAB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, निर्देशांक लिखना टाइम वेस्ट होता है। आप समझ जाओ, R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे सर? आप देखो, R जिसका मध्य बिंदु है उसके किनारे किनारे वाले x को जोड़ के आधा करो, x मिल जाएगा, y को जोड़ के आधा करो, y मिल जाएगा, z को जोड़ के आधा करो, z मिल जाएगा सर। ठीक है, तो x में क्या है? 0, x में क्या है? 0 + 0 डिवाइड बाई 0 ही रहता है। ऐसे ही 0 + 4 डिवाइड बाई 2 2 हो जाता है, और 6 + 0 यानी 6 का आधा 3 हो जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया। चलो अब मैं क्या करता हूँ सर, अब मैं माध्यिका क्या है? CR की लंबाई निकाल लेता हूँ, है ना। CR की लंबाई क्या हो जाएगी सर? R जो भी आया यहाँ लिख देता हूँ। कितना आया सर? 0 2 3। R के कोऑर्डिनेट है 0 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ से 0 - 6 का स्क्वायर, 0 - 6 का स्क्वायर, और y2 - y1 यानी 2 - 0 का स्क्वायर, और 3 - 0 का स्क्वायर, है ना। बहुत आसान सी चीज़ है, कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं, कहीं कुछ कठिन नहीं। चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो कितना है। अब ये हो गया 36, और ये 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9। 36 और 4 40 और 9 49, है ना। तो यानी कि ये कितना आ गया? 49, है ना। तो CR कितना आ गया सर? CR कितना आ गया? √49 यानी 7 इकाई। आगे बात क्लियर हो गई है? ठीक है, तो देखो हमने तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयाँ निकाल दी सर, कुछ था ही नहीं इसमें, है ना। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट, आपको माध्यिका का पता होना चाहिए और दूरी सूत्र लगाना आना चाहिए बस, और मध्य बिंदु भी खैर, और ये सब आपको पता होता है। तो यहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगेन ये भी काफ़ी ईजी है। देखो यहाँ पर क्या है कि भाई अगर त्रिभुज है अपने पास PQR, यहाँ पे आपको एक त्रिभुज PQR नजर आ रहा है, बोल रहे हैं P इतना है, Q उतना है और R इतना है। तो PQR जो भी दिया था मैंने लिख लिया पहले से। अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ABC का मान ज्ञात करो अगर केंद्रक मूल बिंदु है। केंद्रक मूल बिंदु मैंने अभी आपको बताया था ना, केंद्रक क्या होता है? असलियत में जो माध्यिकाएं जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं उसको बोलते हैं केंद्रक। ज़्यादातर इसको हम G से डिनोट करते हैं सर, केंद्रक को, है ना। लेकिन केंद्रक क्योंकि मूल बिंदु बताया गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 0 0 0 पे केंद्रक है सर, 0 0 0 पे केंद्रक है। थोड़ी देर के लिए केंद्रक को आप समझो, अगर इसके निर्देशांक x y z हों और त्रिभुज के किसी एक शीर्ष का निर्देशांक मान लो x1, y1, z1, और दूसरे शीर्ष के निर्देशांक को कंपेयर कर लो x2, y2, z2, और जो तीसरा है उसको कंपेयर कर लो x3, y3, z3। तो जो क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक के निर्देशांक है ना, कैसे निकालते हो? इसका x कैसे निकालोगे? x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। ध्यान से देखना, हमें सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखता हूँ इसको, सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। हम बोलेंगे यहाँ पे जो केंद्रक है सर, है ना, जो केंद्रक है यानी कि G, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको x y z मानता, है ना, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया 0 0 0 है, तो मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, ठीक है।
लेकिन एक और फॉर्मूला है अपने पास कि जो केंद्रक का x निर्देशांक होता है वो कैसे आता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 करके, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 करके, सिर्फ जोड़ना नहीं है, डिवाइड बाई 3 करना है। ऐसा करने से क्या मिल जाएगा, ऐसा करने से इसका x मिल जाएगा। किसका है ये x क्या डिपेंड कर रहा है, केंद्रक का x निर्देशांक। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी है सर, x1 की वैल्यू है 2a, x1 की वैल्यू कितनी है 2a, x2 की वैल्यू कितनी है सर -4, तो यहाँ पे आ गया -4, x3 की वैल्यू कितनी है सर 8, है ना, बराबर x कितना है सर 0, नीचे वाला 3 इधर चला गया इंटू में, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा 2a बराबर, ये तो 0 हो गया, यहाँ बचा 4, उधर जाएगा -4, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी सर -2, a पता लग गया, a पता लग गया आपको कितना है -2, ठीक है, a पता लग गया आपको कितना है -2। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब अगर मैं b की बात कर लूँ, अब आपको यहाँ देखना है सर, ठीक है, अब आपको यहाँ देखना है, ठीक। ऐसे देखो, इसके अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो वो कैसे आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 करूँगा तो मुझे केंद्रक का y मिल जाएगा, केंद्रक का y निर्देशांक। अब y1 की वैल्यू कितनी है सर 2 है, कितनी है 2 है, y2 की वैल्यू कितनी है 3b है, और y3 की वैल्यू कितनी है 14 है, और बराबर y की वैल्यू कितनी है सर 0, नीचे वाला 3 उधर गया मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से 3b बराबर, या सीधा सीधा कर दो क्या, 14 और 2 16, उधर जाएगा -16 क्योंकि वो तो 0 हो चुका है सारा, और ये b इधर बचा रहेगा, 3 जाएगा डिवाइड में, यानी कि b की वैल्यू देखो ये पता लग गई। अब तक हमने a निकाल लिया है, b निकाल लिया है ना, और क्या रह गया सर c और रह गया, है ना, c और रह गया, तो c और निकाल लेते हैं, ठीक है, c और निकाल लेते हैं। इसको अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, थोड़ी जगह तो बनी जाएगी, है ना, थोड़ी जगह तो बनी जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, वही छोटा सा सॉल्यूशन थी, ठीक है सर। चलिए यहाँ पे अब मैं फिर से क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं z की बात करूँ तो z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3 करके क्या मिलता है, केंद्रक का z कोऑर्डिनेट, जहाँ पे z1 z2 z3 ये जो शीर्ष है इनके x कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो z1 की वैल्यू क्या है सर 6 है, कितनी है 6, z2 कितना है -10, आगे कितना है z3 कितना है c है, ठीक है, z3 है ये, ठीक है, ये कितना है c, कितने c 2c है सर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2c बराबर z, मतलब इसका z कोऑर्डिनेट तो 0 है, नीचे वाला 3 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, यहाँ से देखो 2c बराबर, ये तो 0 हो गया, इनको सॉल्व करोगे कितना बचेगा -4, -4 उधर जाएगा +4 में, 2c बराबर 4 है, इसका मतलब c की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। तो हमें a b और c निकालना था, हमने तीनों फाइंड आउट कर लिया, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा था। अगला सवाल देखो, अगला जो सवाल है सर, है ना, अगला जो सवाल है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है यदि बिंदु a और b क्रमशः इतने और इतने हैं, मतलब पहला a दूसरा b, ये कहने का मतलब क्रमशः का, तो चर बिंदु p द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए जहां pa² प्लस pb² इक्वल टू k² है, जहां k एक कांस्टेंट है, अचर है। मतलब देखो क्या है कि यहाँ पे कोई बिंदु p है और ये बिंदु चर बिंदु है, कहने का मतलब है x y z की अलग अलग वैल्यू हो गए, अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगी p की, यानी p असल में एक बिंदु नहीं बल्कि सेट ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भैया ये प्लस में ये बराबर ये होना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम pa का स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं pa का स्क्वायर ही सीधा सीधा निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मान लो यहाँ पे कहीं p है, यहाँ पे कहीं है, जस्ट इमेजिन ऐसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ से x2 - x1 यानी x - 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने स्क्वायर लगा रखा है, ठीक है, और y2 - y1 का स्क्वायर यानी y - 4 का स्क्वायर प्लस z2 - z का स्क्वायर यानी z - 5 का स्क्वायर, है ना। ये हो गई इक्वेशन में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि भाई ये हमने कैसे निकाला,
सीधा दूरी सूत्र लगाए स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे मुझे पी बी का स्क्वायर भी चाहिए, तो अगर मैं पी बी लिखता सर, अगर मैं पी बी लिखता तो अंडर रूट लगाना पड़ता, बट ये पी बी का स्क्वायर है तो अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस की जगह +1 हो जाएगा, 1 का निशान चेंज कर दो, y माइनस 3 का स्क्वायर, और क्या बचा हुआ भाई, z बचा हुआ है ना, तो z में से -7 घटाओगे नहीं +7 हो जाएगा, ये हुआ इक्वेशन 2। अब मुझे क्या पता भैया, मुझे गिवन है कि पी का वर्ग प्लस पी बी का वर्ग बराबर है के वर्ग। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। जैसे पी का वर्ग तो हमने निकाल दिया ना भाई, ये पी का वर्ग ही तो लिखा हुआ है, देखो ये पी का वर्ग ही तो है, इसको इसकी जगह रख दो, ठीक है। प्लस में क्या है सर, पी बी का वर्ग है, और पी बी का वर्ग ही तो निकाला हुआ है ना, तो इसको इसकी जगह रख दो, ठीक है, इसको इसकी जगह रख दो, कलर चेंज ही कर देता हूँ मैं ताकि उसमें मिक्स ना हो, है ना। और इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है। और बराबर क्या है, के का वर्ग। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब आपको क्या करना है, बस इसको ओपन कर लेना है ना, इसको ओपन कर लेना है सर, ठीक। तो यहाँ से देखो x माइनस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9, माइनस 3x का डबल कर दो 6x। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा सर, y का वर्ग 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4y का डबल कर दो -8y। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा z का वर्ग, 5 का वर्ग हो गया 25, माइनस 5z का डबल कितना हो जाएगा, माइनस का 10z। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, x का वर्ग, 1 का वर्ग 1 हो गया, x बन जाए x का डबल करो 2x। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9, माइनस 3y का डबल 6y। ऐसे इसको बोलोगे तो ठीक है ना, z का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7z का डबल हो गया 14z बराबर हो गया के स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? ठीक है, यहाँ तक तो कुछ कठिन नहीं लगना चाहिए यार, कुछ है ही नहीं। अब बस आपको क्या करना है, इनको अरेंज कर लेना अच्छे से, है ना। अरेंज कैसे करना है, मतलब देखो पहले देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गए सर, 2x स्क्वायर हो गए। फिर आप देखो वाई स्क्वायर कहाँ पे है, वाई स्क्वायर कितने वाई स्क्वायर हो गए सर, 2y स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। फिर आप देखो जेड स्क्वायर कहाँ पे है, कितनी बार है, क्या आता है फाइनल आंसर, कितने बार आएगा, 2 बार, तो ये भी 2 बार आ गया, ठीक है सर। अब क्या हो जाएगा, कहाँ गया, x की बात कर लेते हैं, तो माइनस का 6x और प्लस का 2x, तो कितना बचेगा, माइनस का 4x बच जाएगा सर। कितना बच जाएगा, माइनस का 4x, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4x। फिर y की बात कर लेते हैं, माइनस का 8y और माइनस का 6y, -8 -6 -14। ये एग्जाम्पल ही है, बदली भी नहीं है वैल्यू में, है ना। उदाहरण में भी मैंने आपको ये कराया था, मिसलेनियस में जो उदाहरण था वैसा ही है, ठीक है, या फिर मिसलेनियस से पहले वाला सर देख लेना एक बार, पर ये उदाहरण है, वैल्यू भी नहीं बदली है, ठीक है। y भी हो गया, और क्या बच गया सर, z देखो कहाँ पे है, माइनस का 10z और प्लस का 14z, कितना बचेगा, प्लस का 4z बच जाएगा। x y z वगैरह सब हो गए बराबर। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, k का स्क्वायर, है ना। तो ये जो k स्क्वायर बचा था इक्वल के बाद वो मैंने लिख दिया। अब नंबर देखो कौन कौन से बचे हुए हैं, है ना। सिंपल नंबर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो 9 है, 9 और 16 25 होता है, 25 और 25 50 होता है। इसी तरह से यहाँ पर 49 और 1 अगेन 50 होता है, तो 50 50 100 हो गए, 100 में 9 और जोड़ दोगे 109 हो गया, सब कुछ हो गया बिल्कुल। तो 109 को उधर माइनस में ले जाओ, 109 को माइनस में ले जाओ, ये आ गया आपके पास फाइनल सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सवाल समझ आएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे सर्च करना @हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये जरूर बता देना कमेंट में कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। थैंक यू।